हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बायोलॉजी। आज हम देखने वाले हैं एक और टॉपिक 11th क्लास का, जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक, ये वर्ड कहाँ से आया? ये एक लैटिन वर्ड है जो कि सिस्टम ऑफ वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, उससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना सिस्टमिक्स कहलाता है। ओके, अब ये क्या है? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म को कैटलॉगिंग करने में हेल्प करता है। कैटलॉगिंग का मतलब क्या है? कैटलॉग मतलब किसी भी एक ग्रुप में उसको बना देना कि ये चीज़ ये ग्रुप के अंदर आएगी और ये पर्टिकुलर चीज़ ये ग्रुप में आएगी। तो उस तरह से प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिजम्स को किसी पर्टिकुलर एक कैटलॉग के अंदर, एक ग्रुप के अंदर उसको बना देना, ये वही काम करता है। जिसके बाद ये उसको एक कैटेगरी में उसको ला कर के रख देता है, जिससे हम उसको नाम रख सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं और उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में या उस प्लांट के बारे में या उस एनिमल के बारे में हम उसकी स्टडी कर सकते हैं उस कैटेगरी के अंदर उसको रख देने के बाद में। तो ये है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with cataloging plant, animals and other organisms into a category that can be named, remembered, compared and studied. Okay, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ ओनली वन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप प्रोवाइड्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिमेनिंग मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। किसी भी एक ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेने से उस पूरे ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है इस सिस्टमेटिक्स स्टडी के द्वारा। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी कर लिया है तो आप अदर ह्यूमन बीइंग्स के बारे में भी बता सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आएगा, कैसा होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। ये आप उसके बाद में हर ह्यूमन बीइंग का डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग्स का भी ले लीजिए। अगर आपने डॉग्स के बारे में अगर आपने पूरा डिटेल स्टडी कर लिया है तो आप डॉग के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में आप बता सकते हैं। ओके, जो साइंटिस्ट सिस्टमैटिक्स की स्टडी से कनेक्टेड होते हैं उनको सिस्टमैटिस्ट या फिर टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री क्या है? एक्चुअली शायद ही ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मुझे अच्छी जानकारी लगी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। ओके, इसका एक वैदिक लिटरेचर है सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये आज से नहीं है या ये मॉडर्न में नहीं आया, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा पुराना है। हमारे वेदों में भी सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है। इन्होंने वहाँ पर भी प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स को कैटलॉग किया है। जैसे कि 2500 से 650 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, इन्होंने 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स को ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है उस चीज़ के बारे में। ओके, और फॉर एग्जांपल आगे और भी देखते हैं। जैसे चंद्योग्य उपनिषद करके एक है, वहाँ पर इन्होंने एनिमल को कैटेगराइज्ड किया था। जीवज मतलब वेविपेरस एनिमल्स, अंडज यानी जो अंडे देते थे, ओवीपेरस, और उद्भिज मतलब जो छोटे मोटे माइन्यूट एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, ये उस उपनिषद में इस तरह से वहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ था इन्होंने एनिमल को। उसके बाद आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुश्रुत संहिता। ये एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है। सुश्रुत जो है एक ऋषि थे जो कि फादर ऑफ सर्जरी भी माने जाते हैं। फॉरेन में भी इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी सर्जरियाँ की थी और ये फादर ऑफ सर्जरी हैं। तो इसलिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था सुश्रुत संहिता। उसमें भी उन्होंने जो है लिविंग बीइंग को दो तरह से कैटेगराइज किया था। एक था स्थावर का मतलब इमोबाइल, जो चल फिर नहीं सकते। तो चल फिर कौन नहीं सकता? प्लांट्स। ओके, प्लांट्स को आगे और उन्होंने कैटेगराइज किया था वनस्पति में, वृक्ष में, विरुद्ध में और औषधि में। वनस्पति मतलब छोटे मोटे प्लांट्स, वृक्ष मतलब जो बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, विरुद्ध मतलब जो लता या फिर जिसको आप बोल सकते हैं बेल वगैरह होती है, जो दूसरे का सहारा लेकर के चढ़ते हैं। औषधि का मतलब जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो। और दूसरा उन्होंने कैटेगराइज किया था लिविंग बीइंग को जांगम में।
जांगम का मीन्स जो मोबाइल एनिमल्स थे या जो मोबाइल लिविंग बींग्स थे। तो मोबाइल में कौन आ जाते हैं, एनिमल्स ही होंगे जो मोबाइल होंगे। तो उसमें उन्होंने उसको कैटेगराइज किया था कुलचर। कुलचर का मतलब होता है जो चलने वाले प्राणी होते हैं, ज़मीन पर चलने वाले, कुलचर। मत्स्य, मत्स्य का मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। जांगल, जांगल का मतलब जो जंगलों में ज़्यादातर रहते हैं या पेड़ पौधों पर रहते हैं वो। और गुह सह्य करके जो ये है टाइप है एनिमल्स का, उसमें ये था कि जो गुफाओं में रहते हैं या जो घर बना करके रहते हैं या ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से, तो वो गुहे से, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स वगैरह। तो ये वो थे। उसके बाद में इस तरह से उन्होंने एनिमल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था और प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। मतलब इन्होंने पहले से ही एक सिस्टमेटिक एक कैटालॉगिंग बना के रखी थी प्लांट्स और एनिमल्स की, तभी से, ताकि वो उसके बारे में स्टडी कर सकें और उसको कंपेयर कर सकें अदर लोगों के साथ में। उसके बाद ऐसी पाराशर ऋषि थे, उन्होंने एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड करके रखा था द्विमातृका में और एक मातृका में। द्विमातृका का मतलब जो आज हम लोग पढ़ते हैं डाइकोटिलीडॉन्स, डाइकॉट। और एक मातृका का मतलब होता है मोनोकोटिलीडॉन्स, मोनोकॉट्स। ये ऑलरेडी हमारे वेदों में ऑलरेडी इसे डिवाइड करके इनको कैटेगराइज कर दिया गया था, द्विमुक्त और इसमें। और इवन यहाँ तक कि वहाँ पे ये भी बता दिया गया था कि जो डाइकॉट्स होते हैं वो जलिक पर्ण होते हैं। जलिक पर्ण का मतलब होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो रेटिकुलेटेड वेन्स होते हैं उसमें, मतलब रेटिकुलेटेड वेन्स जल के जैसे, मतलब डिवाइडेशन ऐसे होगा। और उसके बाद में जो एक मातृका एंजियोस्पर्म्स थे, मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में मनुल पर्ण होता है, पैरेलल वेन्स, पैरेलल वेन्स होती हैं उनमें, सिर्फ ये ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा पैरेलल। और बाकी जलिक पर्ण का मतलब होता है रेटिकुलेटेड वेन्स और मनुल पर्ण का मतलब होता है पैरेलल वेन्स। तो ये उन्होंने ऑलरेडी वैदिक लिटरेचर में हमारे पास में सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या ये कह लीजिए कि हमारे पास ऑलरेडी पुराने ज़माने से ही हमारे पास कैटालॉगिंग थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे लॉस्ट होती जा रही है। सो कि कोई बात नहीं, चलिए आ जाते हैं हम लोग अब इसके मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ कि ये क्या था। तो देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्या हुआ। हिपोक्रेट्स आए। हिपोक्रेट जो कि फादर ऑफ मेडिसिन है, वो 460 से 377 बीसी के इसमें आए थे। फिर एरिस्टोल थे 384 322 बीसी के इसमें है, जो कि फादर ऑफ जूलॉजी हैं। इन लोगों ने क्या किया, एनिमल्स को उनके बेसिक हैबिटेट के हिसाब से अरेंज किया, जैसे एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल एनिमल्स एक्सेट्रा। ओके, इन्होंने यहाँ पर इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन किया। फिर एक ग्रीक स्कॉलर आया, उसने एनिमल्स को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इंसेक्ट्स, बर्ड, फिश, वेल्स एक्सेट्रा। ओके, फिर धीरे धीरे फिर ये आए थियोफेरेस्टस आए, जो कि फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं, 370 से 285 बीसी में आए। इन्होंने क्या किया, प्लांट को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स। ठीक है, ट्री मतलब बड़े प्लांट्स, श्रब मतलब छोटे, अंडर श्रब मतलब श्रब्स और उससे भी सबसे छोटे, और हर्ब्स मतलब जैसा कि हमारे वैदिक लिटरेचर में औषधि को एक क्लासिफाई किया था, तो हर्ब्स का मतलब होता है मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, बोलते हैं ना हर्बल मेडिसिन है, हर्बल इंग्रेडिएंट हैं उसके, अच्छा है। तो हर्ब्स का मतलब मेडिसिनल प्लांट होता है जो कि मेडिसिन के सबसे ज़्यादा काम आते हैं। थियोफेरेस्टस जो फादर ऑफ बॉटनी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांट्रम। ओके, उसमें उन्होंने 480 प्लांट्स को उस बुक में डिस्क्राइब किया। ओके, 480 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया। उसके बाद में प्लिनी आए 2879 AD आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। प्लिनी करके आए, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस, और उसमें उन्होंने लगभग 1000 इकोनॉमिक प्लांट्स, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस के मामले में काम आ सकते थे, इकोनॉमिक्स जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, उस प्लांट्स, उन ऐसे 1000 प्लांट्स को उन्होंने अपने हिस्टोरिया नेचुरलिस बुक में मेंशन किया। उसके बाद में जॉन रे आए 1627 से 715, ये एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने लगभग 18,600 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया अपने बुक में, जिसका नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांट्रम। ओके, और ये बुक उन्होंने 3 वॉल्यूम में लिखी है।
ओके और इन्होंने ही जॉन रे ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था स्पीसीज वर्ड को, फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने ही उस वर्ड को लेकर आए थे स्पीसीज को। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट आए जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ही साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग को डेवलप किया जिसे आज हम पढ़ते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस इन्होंने ही दिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी पेपर के हिसाब से भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दो बुक्स लिखी, एक का नाम था स्पेसिस प्लैंट्रम, ये लिखा था इन्होंने 1753 में, जिसमें इन्होंने लगभग 5900 इतने प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था अपने बुक में। और एक बुक इन्होंने लिखी थी सिस्टमा नेचुरी 1758 के अंदर 1758 में, और उसमें इन्होंने लगभग 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल को डिस्क्राइब किया था। ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में कि बेसिक्स ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी क्या क्या होती हैं। वो 4 पॉइंट कौन से हैं जो सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे बेसिक्स ऑफ सिस्टमेटिक स्टडीज़। ओके तो इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और फिर फाइनली उसका नोमेनक्लेचर कि उसको नाम दिया जाता है। तो समझते हैं इन सब चारों चीज़ों को। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या करता है, वो उस ऑर्गेनिजम्स के हर मॉर्फोलॉजी को और अदर कैरेक्टर्स को जो है ना डिस्क्राइब करता है, उसकी मॉर्फोलॉजी को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डिस्क्राइब करता है कैरेक्टराइजेशन, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ना ये दिखाता है कि वो एक दूसरे से सिमिलर हैं या नहीं, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को लेकर के, कि वो उसी ग्रुप के हैं या अलग हैं। ये जो है उनका आइडेंटिफिकेशन जो है उस ऑर्गेनिज्म का जो है वो बताता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो किसी टेक्सा से या किसी ग्रुप से डिफरेंट है या उसका कोई रिसेम्बलेंस है, मतलब एक जैसा तो नहीं है या डिफरेंस तो नहीं है। ओके ये चीज़ क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है ना किसी सेम ग्रुप से मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ओके तो उनका क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है कि वो एक स्पेसिफिक क्लास में है। ये अभी हम पूरा डिटेल में हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर एग्जांपल बहुत अच्छे से समझेंगे कि वो जो है किसी टेक्सा से रिसेम्बलेंस तो नहीं कर रहा, कोई डिफरेंस रख करके क्लासिफिकेशन। और फाइनली जब ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है, नोमेनक्लेचर आता है कि नाम देने की बारी आ जाती है कि एक करेक्ट नेम दे करके उसको डिटरमाइन करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको एक करेक्ट नेम दे करके उसको डिटरमाइन करना नोमेनक्लेचर कहलाता है। अब क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर सिस्टमैटिक्स के न्यू है, नया डिस्कवर किया गया है, तो उसे नया नाम दिया जाता है। किस बेसिस पे, जो भी नोमेनक्लेचर के रूल्स और कन्वेंशंस हैं, जो भी उनका नियम बनाया गया है कि नोमेनक्लेचर कैसे होना चाहिए, तो उस बेसिस पे उसको नया नाम दिया जाता है अगर वो नया ऑर्गेनिज्म खोजा जाता है। तो हम एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल आगे अब समझेंगे, यहाँ पे किसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे हम लोग। कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के अराउंड काफ़ी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपने देखे होंगे। जैसे आपके घर के बंगले में या घर में आसपास में कहीं पे भी गमले में प्लांट लगाया हुआ है। ओके इंसेक्ट्स देखे होंगे आपने घर में, बर्ड्स देखे होंगे, आपके घर में पालतू जानवर होंगे, डॉग, कैट एक्सेट्रा, कोई भी अदर एनिमल, आपने गाय देखा है। ओके सो इस तरह से अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आपके अराउंड आप लोगों ने बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे हैं। ओके तो और आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे सेवरल्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो
आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, मतलब नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो आपके अराउंड प्रेजेंट हैं। जैसे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ये भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं। ओके, ये हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस की ज़रूरत होगी, लेकिन ये खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये प्रेजेंट ज़रूर होते हैं। ओके, लेकिन जैसे जैसे आप अपना एरिया बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप मान लीजिए सिर्फ घर के अंदर हैं, एक कमरे के अंदर है, तो आप क्या क्या देख सकते हैं? आप अपने घर में क्या कोई पालतू जानवर देख सकते हैं, इंसेक्ट्स में आप मच्छर देख सकते हैं, मक्खी देख सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने घर के और बाहर निकलेंगे, गार्डन के अंदर जाएंगे, तो आपको छोटे छोटे बग्स देखने को मिलेंगे, अर्थवर्म्स देखने को मिल जाएंगे, डॉग्स की वैरायटी देखने को मिल जाएगी, कैट्स की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। सो जैसे जैसे आप अपना एरिया बढ़ाते जाएंगे ना, आपको वैरायटी और रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी जो है ना, ये आपका बढ़ता जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो जितना जितना ज़्यादा आप एरिया बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स आप डिस्कवर कर सकते हैं, आप खोज सकते हैं, और आप उनको नाम दे सकते हैं आगे चल करके। ओके, तो ये जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, चाहे वो प्लांट हो, डॉग हो, या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो, ये जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स देखते हैं ना, ये किसी ना किसी स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है अपने अपने। तो ये स्पीसीज़ वगैरह क्या है, ये भी हम आगे समझेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझना है तो चाहे तो एक समझ सकते हैं अभी का। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग। अब ह्यूमन बींग, एक ह्यूमन भी एक एनिमल ही है। ओके, ये हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा है सैपियन, होमो सैपियन हमारा ये है, बॉटनिकल नेम है, तो या जूलॉजिकल नेम है, तो हम जो है सैपियंस हैं, तो हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसी हर ऑर्गेनिज्म का होता है। ओके, और आज की डेट में साइंटिस्ट लोग 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ जो है और स्पीसीज़ के बारे में अभी जानते हैं, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो चाहे एनिमल से रिलेटेड हो। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ रेंज ऑफ स्पीसीज़ जो है आज हमारे लोग साइंटिस्ट लोग जानते हैं उस चीज़ को। ओके, तो चलिए अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ कि क्या होता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताइए कि जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, तो ये क्यों ज़रूरी क्यों है? कैरेक्टराइजेशन क्यों ज़रूरी है? आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है? उसको नाम देना क्यों ज़रूरी है? ये चारों चीज़ें ज़रूरी आखिर हैं क्यों? ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम समझते हैं यहाँ पर कि ये सब चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं। तो देखिए कैसा होता है कि अलग अलग प्लांट, अलग अलग एनिमल अपने एरिया के हिसाब से, अपने लोकल नेम्स के हिसाब से जाने जाते हैं। ओके, और अब ये भी हो सकता है कि वो वेरी करे प्लेस टू प्लेस। कुछ जगह पे उसे कुछ बुलाया जाएगा, दूसरी जगह पे उसे कुछ और बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे हम ले लेते हैं डॉग का। डॉग ये इंग्लिश में कहा जाता है। ओके, फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में आप जाएंगे तो डॉग बोलेंगे, लोग समझ जाएंगे। ओके, लेकिन जिसे इंग्लिश नहीं आती है उसको आप डॉग बोलेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। ओके, हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में से कहा जाता है कुत्ता, इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, मराठी में कहा जाता है कुतरा। ओके, इन मराठी लैंग्वेज। ओके, संस्कृत में इसे कहा जाता है श्वान, संस्कृत लैंग्वेज में। ओके, और जो है इसे कहा जाता है कुक्का इन तेलुगु लैंग्वेज। ओके, अब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। अब यहाँ पे है एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही एनिमल है डॉग, लेकिन उसे इंग्लिश में डॉग, हिंदी में कुत्ता, मराठी में कुतरा, संस्कृत में श्वान, तेलुगु में कुक्का, ये सब कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए अब ये सब तो सिंपल हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र में रहते हैं इसलिए ये वर्ड से फैमिलियर हैं। लेकिन अगर कोई तेलुगु आदमी अगर महाराष्ट्र में आ जाए और उसे कहेंगे कि कुतरा, तुला कुतरा चावला का, उसे नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो
क्या है कि अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से, अलग अलग प्लेस के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लोकल नेम हो सकते हैं। ओके, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था बात करने में, इसीलिए ये सिस्टम लाया गया कि भाई नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए जो हर जगह पर ही लागू होगा। अगर आप वो चीज़ वहाँ यूज़ करेंगे तो लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझ सकते हैं कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इसलिए लाया गया, या साइंटिफिक नेम देने का तरीका इसलिए लाया गया कि ताकि लोग इजीली समझ सकें और उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, लोग क्लियर रहें। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंगो को भी ले सकते हैं। मैंगो ये एक फ्रूट है, अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग कहा जाएगा। मराठी में आंबा बोलते हैं, हिंदी में आम कहा जाता है, तेलुगु में पता नहीं और कुछ कहते होंगे, ठीक है, सो एंड सो। बट अब अगर इसे सीधा सीधा अगर साइंटिफिक नेम दे दें तो साइंटिफिक नेम, ओके, साइंटिफिक नेम अगर हम इसे दे दें तो महाराष्ट्र में भी इसे वही बोला जाएगा, साउथ में भी इसका साइंटिफिक नेम वही रहेगा, चाहे आप नॉर्थ में चले जाएं तब भी इसका साइंटिफिक नेम वही रहेगा, जो कि मैंजीफेरा इंडिका है। ओके, मैंजीफेरा इंडिका, ओके, ये उसका नाम है। ये हर जगह पे, हर रीजन में, हर कंट्री में यही रहेगा। सो कन्फ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए ये चारों चीज़ों को लाया गया कि क्या है। ओके, सो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही एक स्टैंडर्ड सिस्टम को लाया गया, ओके, ताकि जो है कन्फ्यूजन क्रिएट ना रहे। अब और एक अच्छा एग्जांपल हम समझ सकते हैं इसमें कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ह्यूमन बींग्स में इसको ले लेते हैं। ह्यूमन बींग्स के एग्जांपल से शायद जल्दी समझ में आ जाए और भी, कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर नेम है। ओके, अब मान लीजिए किसी का बर्थ होता है, या मान लीजिए आप लोगों के भी कुछ ना कुछ आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने आपके नाम रखे। क्यों रखे आपके नाम? अगर मान लीजिए आज आप लोगों के नाम ना होते तो आप एक दूसरे को कैसे बुलाते? ओए इधर आ, भैया इधर आओ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। पर्टिकुलर क्या हुआ? नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, नाम रखना। क्यों? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नेम है रमेश, ऐसे ही बोल रहा हूं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सुरेश। ओके, तो अब ये नाम रखने के कारण क्या है, आप किसी को भी बुला सकते हैं, रमेश इधर आना, सुरेश इधर आना। अब इसको स्पेसिफिक कर दिया गया, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब दो नाम रखे गए। अब मान लीजिए जैसे नाम रख दिया गया रमेश मिश्रा, और यहां नाम रख दिया गया सुरेश तिवारी। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर सरनेम की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये स्पेसिफिक हो गया कि भाई रमेश तो किसी का भी नाम हो सकता है, रमेश मिश्रा की जगह रमेश जाधव भी हो सकता है। ओके, कोई भी पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब ये मिश्रा लग जाने के कारण क्या हो गया कि हाँ भाई रमेश मिश्रा को बुलाया जा रहा है, या फिर रमेश जाधव बोला जाएगा तो रमेश जाधव को बुलाया जा रहा है। ओके, ये स्पेसिफिक कर दिया गया। अब इसको और ज्यादा स्पेसिफिक कर देते हैं, मोर स्पेसिफिक। अब भैया रमेश मिश्रा नाम के भी 10 आदमी होंगे, लेकिन अगर ऐसा लिख दिया जाए रमेश रामलाल मिश्रा, अब पर्टिकुलर उसके फादर का भी नाम उसके साथ जुड़ गया, तो अब रमेश रामलाल मिश्रा भाई एक ही होगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्योंकि अब ये भी अगर आपका कोई कहीं कॉमन मिले तो फिर आपको और ज्यादा डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। तो इस कारण से ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि भाई कौन पर्सन कौन है या कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके लिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए ये इतना बड़ा तामझाम किया गया। और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर या सिस्टमिक, जिसे हम साइंटिफिक नेम कहा जाता है, बॉटनिकल नेम एंड जूलॉजिकल नेम, ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कंफ्यूजन हटाया जा सके। ओके, सो इस वजह से जो है यही कारण था कि कैरेक्टराइजेशन ज़रूरी था, और यही कारण था कि आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी था, और यही कारण था कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी था, और यही कारण है कि नॉमेनक्लेचर भी ज़रूरी है, नाम देना ज़रूरी है। आप बिना किसी को नाम दिए नहीं
बुला सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये जो नाम दिया था रमेश रामलाल मिश्रा, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि यही जो हमने नाम दिया था, इससे उस आदमी को क्या मिला, उसका खुद का आइडेंटिफिकेशन मिला। मिला कि नहीं मिला? उसका खुद का आइडेंटिफिकेशन मिला कि हाँ ये मैं हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। ओके, सो इसलिए ये सब ज़रूरी था ताकि उसको उसका नाम मिल सके और उससे उसको उसकी पहचान मिल सके। नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी, अदर चीज़ों के द्वारा उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, वो एक अलग बात है। क्लासिफिकेशन करके उसे एक क्लास में रखा जाता है, कैटेगरी में रखा जाता है, वो एक अलग बात हो जाती है। हम धीरे धीरे हर चीज़ को आगे अब धीरे धीरे समझेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन उनको मिल जाने के बाद में साइंटिस्टों ने देखा कि भाई ये जो साइंटिफिक नेम जो हम हर ऑर्गेनिजम्स का रख रहे हैं, प्लांट्स हैं तो उसमें कुछ एनिमल्स भी हैं, तो जो प्लांट्स के लिए रखा गया, प्लांट्स के लिए रखा गया ICBN, मतलब ये था ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, ये प्लांट्स के लिए रखा गया। और सेम इसी तरह से एनिमल्स के लिए अलग से रखा गया, वो था ICZN, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, इस तरह से ये दो चीज़ें रखी गई। अब ये नॉमेनक्लेचर जो था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो लेनिन इन्होंने दिया था, सबसे पहले जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब इसके अंदर क्या था कि दो चीज़ें थी, एक था जीनस और दूसरा था स्पीसीज। ये दो चीज़ों को मिलकर के बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बनता है, जो कि दिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें पहला नाम होता है जीनस और दूसरा नाम होता है स्पीसीज। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, क्योंकि अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही कि नॉमेनक्लेचर किया कैसे जाता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें नॉमेनक्लेचर में किया कैसे जाता है। तो चलिए देखते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। इसे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मैंगो, जो हमारा आम फल होता है, मैंगो फ्रूट, उसके उस पे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ये मैंजीफेरा इंडिका क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है। ओके, इसका जो पहला वर्ड होता है ये जीनस होता है और जो दूसरा वर्ड होता है स्पीसीज होता है। जीनस जो है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और जो स्पीसीज होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। आई देखिए स्मॉल लेटर से लिखा है, एम कैपिटल से लिखा है। इसके कुछ रूल्स हैं कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं ना, तो वो एक तो लैटिन में होना चाहिए। अगर आप उसे हैंड रिटन लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो सेपरेटली दोनों अंडरलाइन होने चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अगर आप उसे प्रिंट करते हैं, किसी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो वह हमेशा इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। इटैलिक फॉर्म का मतलब होता है इटैलिक फॉन्ट। ओके, हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में आप देखते होंगे अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री वगैरह एक्सेट्रा। तो इटैलिक फॉर्म में वो लिखा हुआ होना चाहिए ताकि लोग उसे आइडेंटिफाई कर सके कि वो लैटिन ओरिजिन से है। ओके, इसलिए वो स्पेसिफिक रूल बनाया गया है। ओके, उसके बाद ऑथर नेम भी आप उसके आगे लगा सकते हैं, जैसी फॉर एग्जांपल जैसे मैंजीफेरा इंडिका LINN, लिन। तो ओके, ये ऑथर का नेम है। जो अब हमारे जो कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने इसे फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, इसलिए ऑथर नेम के रूप में लिन ऑथर हैं उसके, इसलिए उन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था इस नेम को। इसलिए वो एक उनको रिस्पेक्ट के लिए या उनके रिस्पेक्ट के लिए ही वो नाम वहाँ पे लगाया जाता है कभी कभी। तो नाम आपको ऑथर नेम भी उसमें देखने को मिलेगा। ओके,
और इसमें ये तो बता ही दिया कि जो पहला ये जो वर्ड होता है ये जीनस होता है, और जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये रहा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को लिखने के कुछ रूल्स, और वो कैसे लिखा जाता है और क्या होता है, वो लैटिन में होता है, कौन से वर्ड में होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या होता है क्लासिफिकेशन की, क्या है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना वैसे तो इम्पॉसिबल था, लेकिन अगर हम उसे क्लासिफिकेशन में अगर कर दें, क्लासीफाई कर दें, तो उसका स्टडी करना आसान हो जाता है, इसलिए क्लासिफिकेशन किया गया। क्या होता है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। किसी भी एक ग्रुप को कन्वीनियंट कैटेगरी में रख देना, और मतलब विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। उसको देखने के बाद जो उसके अंदर के कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उस बेसिस पे किसी ग्रुप को एक कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर रख देना क्लासिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल डॉग, कैट एक्सेट्रा, ये सब एक कन्वीनियंट ग्रुप हैं। ओके, कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ डॉग, तो आपके दिमाग में कौन सी इमेज आ रही है? डॉग की आ रही है ना। मुझे नहीं लग रहा कि अगर मैं डॉग बोल रहा हूँ तो आप लोग कैट के बारे में सोच रहे होगे। अगर मैं कैट बोलूँगा तो आपको बिल्ली ही इमेजिन आएगी, आप डॉग के बारे में नहीं सोचोगे। सो दैट इज क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कि हाँ बिल्ली ऐसी ही दिखती है, जो दिखाई दे रहा है, जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वो क्लासिफिकेशन के अंदर जाता है इस प्रोसेस में। ओके, तो अगर मैं अब ऐसे ही प्लांट्स में देख लीजिए, ये तो एग्जांपल एनिमल का हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि वीट, ओके, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? वीट यानी गेहूं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में गेहूं का ही इमेज आ रहा होगा। आपके दिमाग में राइस प्लांट नहीं आ रहा होगा कि भाई वो पानी में है, डूबा हुआ है, नहीं, आपके दिमाग में गेहूं का ही इमेज आ रहा होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर डाल दी गई, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको एक स्पेसिफिक कन्वीनियंट कैटेगरी में रख दिया गया क्लासिफिकेशन के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि डॉग, कैट या जो कुछ भी, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को हमें पता है, हमने स्टडी किया है, या आप लोग जानते हैं। जो नहीं जानता है वो इमेजिन नहीं कर पाता है। ओके, जो जानता है वही इमेजिन कर लेता है। ओके, अब यही जो कन्वीनियंट कैटेगरी है, या ये जो कैटेगरी है, इसी को साइंटिफिक टर्म दिया गया टैक्सा, और इसी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। ओके, सो क्या है ये टैक्सा? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने वर्ड यूज़ किया था कि टैक्सा। तो टैक्सा का मतलब होता है कैटेगरी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में या ग्रुप में रखना, या किसी ग्रुप को स्पेसिफिक कैटेगरी में रखना टैक्सा कहलाता है। ओके, सो देखिए कैसा था कि जो टैक्सा है ये इंडिकेट कर रहा है एक कैटेगरी को डिफरेंट लेवल पर। ओके, इसको कैसे समझ सकते हैं? प्लांट एक टैक्सा है, एक ग्रुप है जो कन्वीनियंट कैटेगरी में रख दिया गया, प्लांट्स। ओके, प्लांट्स एक टैक्सा है। वीट, अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं भी एक पर्टिकुलर टैक्सा है, क्योंकि उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसको भी एक पूरा ग्रुप है, उसको अलग ग्रुप में रख दिया गया, टैक्सा है। अगर मैं राइस भी बोलूं तो राइस भी जो है ना एक पर्टिकुलर टैक्सा है। ओके, तो प्लांट एक टैक्सा है, वीट टैक्सा है। एनिमल्स में अगर बात कर लें तो डॉग, कैट, डॉग भी एक ऑल अबाउट एक टैक्सा ही है, एक कैटेगरी के अंदर आता है। कैट एक कैटेगरी के अंदर आती है, टैक्सा में आती है। एनिमल्स कह देंगे तो भी टैक्सा होगा, क्योंकि एनिमल्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसे एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रख दिया गया, वो भी एक टैक्सा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि लेकिन ये सब हमें जानना होगा कि फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं डॉग, तो क्या है? एनिमल किस में आता है? मैमल, और आखिरी में डॉग। ये सब एक अलग अलग टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेवल पर। ओके, तो अब इसी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फिर अब वो चाहे एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर के आप उसकी
उसका क्लासिफिकेशन करो, या उसके सेल लेवल तक के स्ट्रक्चर का अगर देखो, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में देखो, तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है कि यही सब कारण है कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होना ज़रूरी है। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो चलिए आगे देखते हैं कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अब ये क्या क्या होती हैं, क्या होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। सो हम देखेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। इसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन जो है ये एक सिंगल स्टेप इसमें काम नहीं आता है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स हेरार्ची ऑफ स्टेप्स। हेरार्ची का मतलब क्या होता है, सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लेवल हों, लोवेस्ट से हाईएस्ट तक, श्रेणीबद्ध संस्था, या जिसे हम प्रणाली कहते हैं। ओके, श्रेणीबद्ध, ऊपर से नीचे तक, लोवेस्ट से हाईएस्ट तक, इसमें अलग अलग जो है स्टेप्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, हर एक स्टेप्स जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है किसी रैंक को या फिर कैटेगरी को। ओके, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो क्या है, कैटेगरी जो है टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ओवरऑल एक पार्ट है। तो अब इसे क्या कहा जाता है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, और जब सारी की सारी कैटेगरीज मिल करके एक कॉन्स्टिट्यूट बनाएंगी, जब वो मिल जाएंगी तो उसे कहा जाता है टेक्सोनॉमिक हेरार्ची। ओके, वो पूरा का पूरा एक स्टेप ही बन जाता है, या उसके अंदर बहुत सारा एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, सिस्टम आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हर एक कैटेगरी जो है ना वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रेफर करता है। ठीक है, क्या करता है, ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का यूनिट है कैटेगरी। अब ये क्या करता है, रिप्रेजेंट अ रैंक। ठीक है, इसलिए इसको टैक्सॉन कहा जाता है, कॉमनली इसको टैक्सॉन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसेक्ट है जिसको 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग हैं। ओके, जैसे कि जो एंट होती है, चीटा, उसको 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं इस तरह से। ओके, यहाँ पे एक एंट होता है, उसको 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं एंट को। ओके, तो ये जो है ना ये शो करता है कि ये जो 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग वाला जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो फीचर है ना, ये एक उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और इस चीज़ ने उस इंसेक्ट को क्लासीफाई कर दिया कि हाँ ये इस कैटेगरी में जाएगा। ओके, यहाँ से आप समझ में आ रहा है कि वो उसकी रैंक या उसकी कैटेगरी को या उसके टैक्सॉन को कैसे क्लासीफाई करता है, या ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन के बेस पे कि उसको 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, तो ये एंट जो है उस इंसेक्ट कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, अब क्या होता है कि जो टेक्सोनॉमिकल जो स्टडीज़ होती हैं ना सारे ऑर्गेनिजम्स की, अब उसके बाद क्या होता है कि वो एक कॉमन कैटेगरीज को जो है ना डिवाइड करता है, या उसके साथ में और कुछ कॉमन कैटेगरीज आती हैं। तो जैसे आ जाता है सच एस किंगडम, फाइलम, या फिर डिवीजन। फाइलम जो है इसमें आता है, डिवीजन जो है प्लांट में आता है, फाइलम जो है एनिमल्स में आएगा, डिविजन्स जो है प्लांट्स में आता है। ओके, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन स्पीसीज। ओके, ये एक कॉमन कैटेगरीज होती हैं, इसी के थ्रू हम जो है उसको क्लासीफाई करते हैं या अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज हो गई। तो इसमें क्या है, ये जो किंगडम है ना ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, और जो स्पीसीज होता है ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होता है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी। अब कई बार क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि आखिर उस ऑर्गेनिज्म को कैसे अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाए, अलग अलग कैटेगरीज में कैसे रखा जाए। तो ये चीज़ हम कब कर सकते हैं, इसके लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज होना चाहिए उसके कैरेक्टर्स का। उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर का अगर हमें नॉलेज है तो हम उसे अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। और ये किस चीज़ के लिए हेल्प में आता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि उसके अंदर की क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। ये जो है उस चीज़ में काफ़ी बड़ा हेल्प करता है। क्या, ये अलग अलग कैटेगरी में उसको रखना। ये जो टैक्सोनॉमी हम कर रहे हैं ना, ये
हेल्प करता है उसकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि इसके अंदर क्या समानता है और क्या असमानता है, वो कैसे दिखता है कैसे नहीं दिखता है। इसको फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर ही देखा एंट का एग्जांपल। इसको क्या होता है, इसका क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है इसका, या इसकी स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टर और फीचर्स कि 3 पेयर्ड ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ओके, अगर मैं यहीं पे अगर कर दूं स्पाइडर, मकड़ी, इसको 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर्ड ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ओके, इसको 4 है, इसको 3 है, ये एक अलग कैटेगरी में चला गया, ये एक अलग कैटेगरी में चला गया, है लगभग इंसेक्ट के कैटेगरी में, बट लेकिन ये इसका स्पेसिफिक फीचर हो जाएगा और मतलब इसका अलग कैरेक्टर हो जाएगा और ये इसका अलग कैरेक्टर हो जाएगा। तो आप इसको इन बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड करके रख सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर डिटेल में देख लेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज के बारे में। तो सबसे पहले लोवेस्ट कैटेगरी से शुरू करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में रहता है ये हमेशा, नीचे से ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, स्पीसीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, देन फिर उससे हाईएस्ट कैटेगरी आती है जीनस, फिर उससे हाईएस्ट फैमिली आती है, उससे हाईएस्ट कैटेगरी आती है फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, उसके बाद में किंगडम। तो हम एक एक को जल्द से जल्द अभी शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पेसीज से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीसीज से। स्पीसीज क्या है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। क्या है जिसके अंदर फंडामेंटल जो सिमिलरिटीज है स्पीसीज के अंदर, उसे हम स्पीसीज कहते हैं। ओके, क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेस पर हमें एक स्पीसीज को दूसरे क्लोजली जो रिलेटेड स्पीसीज है उससे हमें उसको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। ओके, इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का है, इसमें मैंजीफेरा जो है जीनस है, इंडिका स्पीसीज है। ऐसे ही सोलेनम ट्यूबरोसम जो है ये पोटैटो का जो है बॉटनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है, ये मैंगो का है, ये पोटैटो का है। पैंथेरा लियो, ये जो है एक एनिमल है जिसे हम लॉयन के नाम से जानते हैं। ओके, ये पोटैटो है, ये लॉयन है। ओके, अब डिफरेंस क्या आता है, अब जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है, ओके, ये उसका एक स्पेसीज तो है, लेकिन सोलेनम जीनस के अंदर ही एक सोलेनम नाइग्रम भी आता है। तो ये डिफरेंशिएट हमें करते आना चाहिए, ये होता है स्पीसीज। जीनस एक ही है उसका, लेकिन उसके स्पेसीज चेंज हो गया, एक ही इसमें दो अलग अलग आ गए। अब जैसे इसी में देखते हैं पैंथेरा लियो, ये लॉयन है, लेकिन इसी में एक और आ जाता है पैंथेरा टाइग्रिस, इसे हम टाइगर के नाम से जानते हैं। दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए जो है उसका, लेकिन उनका जो बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। जैसे लॉयन में गर्दन के पास में बाल होंगे, लेकिन टाइगर के गर्दन पे बाल नहीं है। टाइगर में उसके बॉडी पे ब्लैक कलर की धारियां हैं, लॉयन में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन दोनों के अंदर कुछ जो सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे चेहरा एक है, दोनों के दोनों कार्निवोरस हैं। ओके, तो ये एक जो सिमिलरिटीज़ आ जाती है, मॉर्फोलॉजिकल जो सिमिलरिटीज़ आ जाती है, उसके बेसिस पे यहाँ पे स्पेसीज को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। वो है एक ही इसके, लेकिन वो अलग अलग एनिमल आएंगे या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वो उनको काउंट किया जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं जीनस की तरफ। जीनस में क्या होता है कि कंपेरिजिंग अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जीनस। ठीक है, किसी और जीनस के कंपैरिजन में उसके अंदर ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इसे हम बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझेंगे, जैसे पोटैटो है और ब्रिंजल है। ओके, इन दोनों के अंदर ज़्यादा कॉमन सिमिलरिटीज़ मिलने के कारण क्या हो गया, इनका जो इनका जो स्पीसीज है ना वो डिफरेंट है, लेकिन इनका जो जीनस है ना वो एक ही है, सेम है। ये सोलेनम इसमें से आते हैं। ओके, जैसा हमने ऊपर देखा।
इसी में दूसरे जीनस में जैसे आ जाते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे, लॉयन है, लेपर्ड है, टाइगर है। देखिए इसमें इसका जीनस पैंथेरा है, और इसमें भी पैंथेरा ही है, इसमें भी पैंथेरा है। जीनस कॉमन है, ठीक है, क्योंकि सबके तीनों के अंदर जो है ना, जो उसके कॉमन कैरेक्टर्स हैं, लॉयन के अंदर का जो कॉमन कैरेक्टर है वही आपको लेपर्ड में, जो लॉयन के अंदर एक कैरेक्टर है वो आपको लेपर्ड में भी मिलेगा, लेपर्ड में जो कैरेक्टर्स है वो आपको टाइगर्स में भी मिलेंगे। तीनों के अंदर जो है कॉमन कैरेक्टर्स जो है ना वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर जीनस, इसलिए जो है इसमें जो है ये जीनस होता है। तो इसलिए यहाँ पे पैंथेरा 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 ये कॉमन रख दिया गया, बाकी इसका स्पीसीज चेंज है। ओके, ये चीज़ हो गया। अब जैसे कैट, कैट का जो जीनस है वो फेलिस है। ओके, ये इसमें नहीं आ गया, लॉयन वाले कैटेगरी में नहीं आ गया, इसका फेलिस है, ये अलग चीज़ हो गई है। जबकि इनकी भी जो प्रजाति है वो कहा जाता है कि लॉयन, लेपर्ड, टाइगर ये भी बिल्ली की प्रजाति के ही हैं, या बिल्ली इनकी प्रजाति की, लेकिन इनका जो जीनस है ना वो अलग अलग है। अब ये फैमिली एक आएंगे, चलिए इसका एग्जांपल अभी हम नेक्स्ट आगे ही देखने वाले हैं फैमिली में। तो चलिए बढ़ते हैं फैमिली की तरफ। तो फैमिली को कैसे किया जाता है, ये फैमिली जो है ना ये ग्रुप करता है किसके, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। क्या होता है, जैसे सोलेनम है, पेटूनिया है, धतूरा है, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है सोलेनेसी फैमिली। ये सारे के सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे। क्यों, जो इनका जो ग्रुप है ना वो फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस with still less number of similarities as compared to genus and species। जीनस और स्पेसीज के कंपैरिजन में इसके अंदर हमें लेस सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, इसीलिए जो है ना इसको फैमिली अलग बना दी जाती है, इसकी अलग फैमिली कर दी जाती है। अब लेकिन जैसे ये है सोलेनम, ये इनमें आपको बहुत ज़्यादा कॉमन समानताएं देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इसकी फैमिली एक कर दी गई। ओके, और ये किस बेसिस पे इनको बनाया जाता है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स का हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, एनिमल के फीचर के ऊपर। जैसे हम ऊपर एग्जांपल देख रहे थे, लायन है, लेपर्ड है, टाइगर है। ओके, ये सब लोगों के जीनस जो है सेम है, स्पेसीज अलग अलग हैं। और जैसे कैट का हमने देखा था, ऊपर का जीनस इसका फेलिस है, लेकिन ये सब के सब ये जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसा हम बोल रहे थे ना कि बिल्ली की प्रजाति के ये लोग होते हैं, तो ये फिलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये सब एक ही प्रजाति से हैं। ओके, इनकी फैमिली एक है, ठीक है। अब उसका साइज और शेप बड़ा अलग हो गया, वेराइटीज़ मिल गई, वो एक अलग बात है। ओके, तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑर्डर की तरफ। अब देखेंगे यहाँ से ऑर्डर क्या होता है कैटेगरी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर का है कि सारी फैमिलीज मिल करके एक और हायर कैटेगरी बनाती हैं ऑर्डर। ओके, होप सो आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरह से आ रहा है। स्पेसीज के जितने सिमिलरिटीज़ रहेंगी, कुछ फ्यू सिमिलरिटीज़ रहेंगी वो जीनस बनेगी, जीनस में की कुछ सिमिलरिटीज़ रहेंगी तो वो आकर के फैमिली बनेगी, फैमिली की कुछ सिमिलरिटीज़ आकर के मिलेंगी तो वो ऑर्डर बनेगी। ओके, तो फैमिलीज, सारी फैमिलीज़ मिल करके क्या होता है, एक हायर कैटेगरी बनाती है जिसे ऑर्डर कहा जाता है। इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कॉन्वोवुलेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली जो है, इसको एक ही ऑर्डर में प्लेस किया गया जिसका नाम है पॉलीमोनेलिस करके। ये ऑर्डर में इनको प्लेस किया गया। इसकी फैमिली अलग अलग है, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ मिलने के कारण क्या हुआ, इसे एक ही ऑर्डर में रखा गया। अब जैसे फेलिडी फैमिली से कैट थी और कैनेडी फैमिली से डॉग हुआ करते हैं, तो दोनों की फैमिली अलग अलग है, लेकिन इसे एक ही ऑर्डर में रखा गया जिसका नाम है कार्निवोरा। दोनों के दोनों नॉनवेज खाते हैं या फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, इसलिए उनको एक ही ऑर्डर में रखा गया। बिल्ली भी खाती है, डॉग भी खाता है। ओके, तो इसलिए उनको एक ही ऑर्डर में रखा गया कार्निवोरा, लेकिन दोनों की फैमिली अलग है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। क्लास क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्डर। अब ऑर्डर का कुछ चीज़ें आकर के क्या होगा, जो कुछ सिमिलरिटीज़ मिलेंगी वो आकर के क्लास बनाएंगी। ओके, जैसे ऑर्डर प्राइमाटा, ये मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, अदर तरह के जो बंदर हैं, ये ऑर्डर
उनके मतलब उनको शो करता है या उनको अपने अंडर में रखता है, ऑर्डर प्राइमाटा। और इसको कौन से क्लास में रखा गया, मैमेलिया, मैमेलिया क्लास में रखा गया। मैमेलिया का मतलब जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, ओके, वो मैमेलिया इनको क्लास में रखा गया। अब ऐसे ही कार्निवोरा ऑर्डर को, जिसमें टाइगर, कैट, डॉग एक्सेट्रा ये सब आते हैं, इन सब को भी मैमेलिया क्लास में ही रखा गया। क्यों, इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ देखी गई, ये भी डायरेक्ट बेबी को बर्थ दे रहे थे और ये भी डायरेक्ट बेबी को बर्थ दे रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि मंकी डायरेक्ट बेबी को बर्थ देता है और टाइगर अंडे देता है, ऐसा तो है नहीं। टाइगर भी डायरेक्ट किसी न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, सिमिलर अपने अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, और मंकी भी सेम करता है, ये अंडे नहीं देते। ये उनके अंदर की सिमिलरिटीज़ है। दूसरा, मैमेलिया सबसे बड़ी चीज़ होती है स्तनपायी, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ओके। टाइगर भी, कैट हो, डॉग हो, बेबी होने के बाद वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ओके। स्तनधारी जीव जिसे कहा जाता है मैमेलिया, सबसे सही एग्जाम्पल तो वही होता है। इनके ऑर्डर अलग अलग हैं, लेकिन इनको एक ही क्लास में रखा गया क्योंकि कुछ और फ्यू सिमिलरिटीज इनके अंदर देखने को मिली। जैसे वेल, वेल रहती है समुद्र के अंदर, लेकिन वो एक मैमल है, ओके, स्तनपायी जानवर है, वो डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देती है। वेल मछली होने के बावजूद अंडा नहीं देती, इसलिए उसे मैमल कैटेगरी में या मैमल क्लास में रखा गया, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फाइलम की तरफ। फाइलम, इसमें क्या होता है, एनिमल्स, जिसमें दो तरह के, एक एनिमल्स से और एक प्लांट से। एनिमल्स लाइक जैसे फिश हो गए, एम्फीबियंस मतलब जो मेंढक वगैरह हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनको ना फाइलम से डिनोट किया गया बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। जो है ये जब कुछ कॉमन चीज़ें देखी गई। अब ये क्या है, नोटोकॉर्ड क्या है, एक कार्टिलेजिनियस स्केलेटल रॉड होती है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही किसी कॉर्डेट एनिमल को सपोर्ट देती है, और कुछ सम एडल्ट्स में भी, कॉर्डेट एनिमल में, कुछ एनिमल्स में भी वो सपोर्ट देता है, लेकिन वो कार्टिलेजिनियस स्केलेटल रेड एक रॉड होती है जो सपोर्ट करती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ओके। नोटोकॉर्ड, ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा ह्यूमन में भी और अदर एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये ह्यूमंस में होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही एक कार्टिलेजिनियस स्केलेटल रॉड होती है जो सपोर्ट करती है बॉडी को। उसके बाद में डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम क्या है, सिंपल सी बात है, एक हॉलो से एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि पार्ट एक्टोडर्म से बना हुआ होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है, वो सीधा नीचे आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बना हुआ आता है, और इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एक हॉलो पाइप जैसा बनता है, उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड आते हुए। तो ये जो है, इस तरह का जो कुछ सिमिलरिटीज़ मिलता है एनिमल्स में, वो आएंगे फाइलम कॉर्डेटा में। अगेन इनके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स देखने को मिले जो कॉमन है, ओके। और प्लांट्स में क्या होता है कि क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स अगर कुछ मिल जाए, जैसा कि इधर एनिमल्स में मिला, तो उसको फाइलम नहीं, उसको डिवीजन कहा जाता है। सिर्फ इतना एक छोटा सा यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इसका जो सबसे हाईएस्ट जो हमारी कैटेगरी है किंगडम, उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं किंगडम के बारे में, जो कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, ओके। तो किंगडम क्या है, वेरियस फाइलम्स मिल करके अदर कुछ फ्यू सिमिलरिटीज़ बना करके एक किंगडम बनाते हैं। ये हाईएस्ट कैटेगरी है, जैसे कि एग्जांपल किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। एनिमेलिया मतलब एनिमल्स से रिलेटेड जितने भी किंगडम आएंगे वो एनिमेलिया में आएंगे, और प्लांट से रिलेटेड जो आएंगे वो प्लांटी में आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का ही देख लेते हैं। एनिमल से इसका जो स्पीसीज़ है वो सैपियन, स्पीसीज़ में कुछ कॉमन देखा जीनस होमो, उसके बाद में जीनस में कुछ कॉमन देखा फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमाटा, ऑर्डर में कुछ सिमिलरिटीज़ मिली, क्लास बना मैमेलिया, उसके बाद में इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ मिली तो फाइलम बना कॉर्डेटा, और उसके बाद में बना किंगडम एनिमेलिया, ओके। यहाँ पे मैं इसमें लिखना भूल गया, लेकिन अगर आप जैसे अगर प्लांट का देखना चाहते हैं तो मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का, मैंजीफेरा जो है उसका जीनस है, इंडिका जो है उसका स्पीसीज़ है, ओके। इंडिका स्पीसीज़, मैंजीफेरा जीनस, उसकी फैमिली आ जाएगी एनाकार्डियेसी फैमिली आ जाएगी। उसके बाद में ऑर्डर आ जाएगा उसका स्पेनिडल्स, क्लास आ जाएगा उसका डाइकोटिलिडन, और उसका फाइलम आ जाएगा एंजियोस्पर्म, और किंगडम आ जाएगा उसका मतलब फाइलम मतलब उसका डिवीजन आ जाएगा एंजियोस्पर्म स्पर्मी, और उसके बाद में किंगडम आ जाएगा उसका
प्लांटी। ओके, तो इस तरह से प्लांट का भी हो गया, आपको बुक में एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब आप पढ़ेंगे। ओके तो अब ये ओवरऑल जितना भी हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा या जितना भी हमने ये क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ये सब पढ़ा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है वेरियस जो फील्ड होती है ना, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे प्लांट की स्टडी करना, एनिमल की स्टडी करना, अदर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा मतलब काम में आता है प्लांट्स का, ताकि आप प्लांट्स को अच्छी तरह से ग्रो कर सकें या फिर आप उसका नाम जान सकें, तो कम से कम आप उसका खेती करके उसका फ़ायदा ले सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो इकोनॉमिकली काफ़ी फ़ायदा करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हर्बल होते हैं, मतलब मेडिसिनल यूज़ में आ जाते हैं। फॉरेस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो एनिमल से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। ओके सो बायो रिसोर्सेस वगैरह में ऐसी जगह पे इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या किया जाता है कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का डिटेल स्टडी करके वो हमारे लिए मतलब इनको प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि हम आगे चल करके फ्यूचर में भी इसकी स्टडी कर सकें और इसका नॉलेज ले सके। तो कुछ टेक्निक्स वगैरह होती हैं जो इन सब चीज़ों में काम आती हैं। जैसे अगर प्लांट्स वगैरह की अगर आप हमें स्टडी करना है बहुत डिटेल में, अगर उसको देखना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए हर्बेरियम बनाया जाता है। हर्बेरियम आप जानते होंगे, उसकी एक कोई भी उसका एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेकर के उसको प्रिजर्व करके रखना, बचा करके रखना, ताकि हम उसके ऊपर स्टडी कर सके, वो हर्बेरियम कहलाता है। बॉटनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं, ताकि मतलब अब वो तोड़ के रखेंगे तो पत्ता सूख जाएगा, एक टाइम के बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो बेटर वे उसको ज़िंदा रख करके एक बॉटनिकल गार्डन बनाया जाता है, ताकि हम अलग अलग प्लांट्स की स्टडी कर सकें। ओके म्यूजियम्स बनाए जाते हैं, उसके बाद में जूलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं, ताकि एनिमल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हो सके। ओके तो ये था हमारा सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।